नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय हो। ये बताइए कि माधवी जी ने हैदराबाद में तीर ऐसा क्या चलाया बिना धनुष के कि निशाने पर जाकर लग गया और कोई इतना बिलबिला रहा है। हमने एक गाना सुना है ना हमेशा, एक भजन, आए गिरी नंदिनी। मैं जब भी माधवी लता जी को मैं देखती हूँ, उनके स्पीचेस को मैं सुनती हूँ, तो मुझे वो बहुत मतलब महिषासुर के बारे में जो उसमें दर्शाया गया है उस भजन में, मैं उसको जरूर उसी उन्हीं से मैं उनको जोड़ती हूँ। एक बहुत अच्छा स्लोगन भी अभी चल रहा है हैदराबाद की गलियों में कि जब से आई माधवी लता हो गए अवेसी लापता। तो ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है। और मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन अवैसी जिस हिसाब से फड़फड़ा रहे थे और खड़खड़ा रहे थे कि भाई इस बार तो मतलब लोकसभा इलेक्शन में वो बिहार में भी सीटें दे देंगे, वो बंगाल में भी सीटें दे देंगे, वो उत्तर प्रदेश में भी सीटें दे देंगे, वो मध्य प्रदेश में भी सीटें दे देंगे। उनको अपनी सीट में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि भाई साहब ये 48 डिग्री के गर्मी में शेरवानी जो है वो तरबतर पसीने से हो रहा है। और एक और अच्छी चीज मैंने देखी कि जो असदुद्दीन अवैसी और महिलाओं से, खवातीन से, औरतों से घिन करता था, जितना आदमी गू से घिन नहीं करता है, पेशाब से घिन नहीं करता है, उससे ज्यादा वो महिलाओं से घिन करता था, मुस्लिम औरतों से घिन और नफरत करता था। अभी वो माधवी लता जी को देखने के बाद कुछ काले काले टेंट वाली जिहादनों को लेकर के डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा है। तो एक चीज तो जीत हो गई माधवी लता जी की कि मुसलमान औरतों की जरूरत असदुद्दीन अवैसी को अपने बगल में पड़ गई, जो 1984 से लेकर के 2019 तक के इलेक्शन में नहीं पड़ी थी। बाप दादा के जमाने से जो एक दिमाग में जो एक बैठा हुआ था कि भाई औरत जो होती है वो बिस्तर का सामान होती है या पैर की जूती होती है, पर माधवी लता जी ने लोहे का चना चिबवा दिया असदुद्दीन अवैसी को, और असदुद्दीन अवैसी अपने डोर टू डोर की कंपेनिंग में टेंट वाली जिहादनों को लेकर के घूमने पर मजबूर हो चुका है, और ये बताने पर और जताने पर कि देखो देखो सिर्फ माधवी लता औरत नहीं है, हम मुसलमान औरतों को भी, खवातीनों को भी साथ में लेकर के घूम रहे हैं। तो एक जीत तो इनकी यहीं पर हो गई। दूसरी चीज, मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी कि जब वो माधवी लता जी कुछ बोलती है तब वो फड़फड़ाने लगता है। यहां तक कि ये भी कह दिया कि मुझे जहर दे के मार दो। अकबरुद्दीन अवैसी ने परसों अपनी स्पीच में कहा है, क्या पता हम कब मर जाएंगे, क्या पता हम कौन से जेल में मर जाएंगे। तो ये जो वो बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि जोड़ा अवैसी इस बात को समझ चुका है कि ये सीट तो गई भैया हाथ से। असदुद्दीन अवैसी की जो बादशाहियत कर रहा था 1984 से लेकर के 2023 तक में, अब इसके बाद जो काला चिट्ठा खुलेगा अवैसी परिवार और अलायंस रजाकार के खानदान का, जो चिट्ठा खुलेगा, कब्रिस्तान का पैसा अवैसी परिवार ने मारा, गटर नाला बनाने का पैसा अवैसी परिवार ने मारा, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के तहत सारा पैसा अवैसी परिवार ने मारा, मदरसा का पैसा अवैसी परिवार ने मारा, उसके बाद फिर स्कूलों का पैसा अवैसी परिवार ने मारा, उसके बाद फिर जितने भी कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी थे उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा करवा करके अवैसी परिवार ने पैसा मारा। उसके बाद फिर रमजान के मौके पर जो बाहर से डॉलर और दरहम आता था उसको भी अवैसी परिवार ने मारा। तो ये सारे पैसे मारने का जो काला चिट्ठा खुलेगा, उस चिट्ठे के बारे में तो बात होगी ना, आलोचना तो होगी ना। देखिए ये लोग कब्रिस्तान के लिए कितना कितना छाती पीटता था, उत्तर प्रदेश का आजम खान भी पीटता था और असदुद्दीन अवैसी भी पीटता था, कब्रिस्तान हज कमेटी, हज कमेटी, हज हाउस कब्रिस्तान। भैया हमारा अल कुरान, हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा अल कुरान और हमारा इस्लाम और हमारा सुन्नत रसूल कहता है कि एक व्यक्ति जो मुसलमान है उसका इंतकाल अगर होता है तो उसको मिट्टी में दफन कीजिए, खुदा हाफिज कहिए और फूल चढ़ाइए और निकल पड़िए पैर दबा करके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? नक्श और नकाशी बन रहे हैं, इटालियन मार्बल और चाइनीज मार्बल से खबरें बन रही हैं, और उसके बाद कब्रिस्तान में इंटीरियर डिजाइनिंग हो रही है, इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया जा रहा है, लाइटिंग हो रही है,
बड़े बड़े दरवाजे बन रहे हैं, मोगलिया टाइप के दरवाजे बन रहे हैं, ये पैसा मारे हो तो इसका हिसाब कौन देगा अवैसी साहब? इसका हिसाब तो माधवी लता जी मांगेंगी और मैं नाजिया इलाही खान मैं भी मांगूंगी। वक्फ बोर्ड के जरिया जितने भी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी थी, जितने भी मदरसे की प्रॉपर्टी थी, जितने भी मस्जिद की प्रॉपर्टी थी, आपको आइडिया जरूर होगा क्योंकि आप एक जमाने से इतने बड़े चैनल की एंकर रही हैं, उसने सब पर मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स बनवाए। तो तुम करो तो रासलीला, हम बोले तो भी कैरेक्टर ढीला, ये कैसे चलेगा भैया, ये तो चलने नहीं देगा। आती है तीसरी बात, असदुद्दीन अवैसी फिर से दोहराया है कुछ दिन पहले, 15 मिनट याद है ना? तो मैं तो इस बार कहती हूँ कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ही देते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस, और 14% को बता ही देते हैं कि 82.7% की ताकत क्या है, बता ही देते हैं, एक बार ऐसा कर ही लेते हैं। अरे जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो नेहरू जी भी गए थे, जेल तो इंदिरा गांधी भी गई थी, राजीव गांधी भी गए थे, तो जरा हम भी चले जाएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। पर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा करके जरा अवैसी साहब को बता ही देते हैं कि 14% भारी पड़ता है कि 82.7% भारी पड़ता है। अब वैसे में रामनवमी के मौके पर जरा सा माधवी लता जी ने भावुक होकर के भगवान राम के मैं होकर के उन्होंने त्रिशूल क्या चला दिया कि धनुष क्या चला दिया कि अवैसी को लगा कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, अरे बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। सबसे पहली बात कि तुम ये अथॉरिटी किसने तुमको दिया कि तुम मस्जिद पे सादा सादा पर्दा लगाओगे? ये भारत है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ शरिया नहीं चलता है। और अगर तुम लोगों ने मस्जिद पे पर्दा लगवा ही दिया, मस्जिद को अंडर बैरिकेड कर ही दिया, मस्जिद को छुपा ही दिया, तो धनुष कहीं भी जाए तुमसे क्या लेना देना है? तुमसे क्या मतलब है? तुम जब हिंदू के गलियों में आजान की गूंज भेजवाते हो तो कोई हिंदू तो कुछ नहीं बोलता है कि मेरे धर्म को ठेस पहुंच रहा है। तुम जब हिंदुओं के बाजारों में नमाज का मुसल्ला रमजान के जुमा में और ईद की नमाज के लिए बिछाते हो, तब तो कोई हिंदू नहीं बोलता है कि हमारा भी दुकान इस मार्केट के अंदर है, तुमने क्यों बिछाया? जब तुम अवतार पार्टी हिंदुओं की जगह पर करते हो, तब तो कोई हिंदू नहीं बोलता है कि तुमने यहाँ पर अवतार पार्टी का टेंट क्यों बनाया? जब तुम वजू करने के लिए तुम किसी भी पानी की जगह पर बैठ जाते हो, जब तुम ट्रेन पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम समुद्र के पास नमाज पढ़ते हो, जब तुम फ्लाइट पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम हेलीकॉप्टर पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम टैक्सी पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम ऑटो पे नमाज पढ़ते हो, जब तुम ब्रिज पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम फ्लाईओवर पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम हाईवे पे नमाज पढ़ते हो, तब तो कोई नहीं बोलता है कि हाईवे नितिन गडकरी जी ने बनाया, समुद्र की सफाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ट्रेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और तुम तो कहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुत्व की पार्टी है, तो तुम इसका फायदा क्यों उठा रहे हो? तुम यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो? असदुद्दीन अवैसी ने फ्लाइट में, इंडिगो की फ्लाइट में नमाज पढ़ी है और अपना वीडियो करवाया है और वो वायरल भी करवाया है उसने, तो तुमने क्यों पढ़ा इंडिगो की फ्लाइट पर नमाज? एक माधवी लता ने धनुष क्या चला दिया कि तुम्हारे तो कलेजे पे सांप लौटने लगा और तुम मुसलमानों को ये बताने लगे देखो अब हिंदुत्व आ जाएगा। भैया हिंदुत्व गया कब था? गया कब था? तुम दया दृष्टि पर जी रहे हो और तुमको मानना पड़ेगा। और ये भारत है जहां पर तुम जैसा चिटिंगबाज मुसलमान को बर्दाश्त किया जा रहा है, और यही फतवा और यही खुतबा और यही भड़काऊ भाषण तुम अरब में जाकर के दो। तो असदुद्दीन अवैसी को मैं चैलेंज कर रही हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन और हमास के समर्थकों को जो कोड़े बरसाए हैं और आज तक जेल की सलाखों के भीतर रखा है, उसके लिए अरब में जाकर के असदुद्दीन अवैसी सिर्फ एक भाषण दे करके मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगी कि भाई ये कट्टर मुसलमान है, ये पक्का मुसलमान है, और मैं माफी मांग लूंगी कि तुम चिटिंगबाज मुसलमान नहीं हो। लेकिन औकात है? अरे चवन्नी छाप अवैसी, उसकी कोई औकात नहीं है कि वो अरब में जाकर के उन हमास और फलस्तीन के समर्थकों के पक्ष में बात कर सके, कभी नहीं कर सकता है। चिट्ठे तो खुलेंगे भाई, अब तो चिट्ठे खुलेंगे, जितनी चोरी डकैती चिटिंगबाजी किया गया है उसके चिट्ठे खुलेंगे। क्या बोलता है अवैसी? मुसलमान बहुत गरीब है। हाँ, मुसलमान गरीब है, मुसलमान पसमानदा है,
सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान जाहिल रह चुका है, पर किसकी वजह से? यही अवैसी, मदनी, बुखारी, तौकीर की वजह से। यही है रीजन। इन्हीं की वजह से मुसलमान पसमानदा भी रह गया। मुसलमान आज भी गटर और नाले के पास लकड़ी का पटरा बिछा करके सोता है, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान दलित से पीछे शिक्षा में है, क्योंकि रेंज रोवर तो अवैसी के पास है, क्योंकि मर्सिडीज तो अवैसी के पास है, क्योंकि 9 करोड़ 27 लाख की संपत्ति तो अवैसी बताते हैं इलेक्शन कमीशन को कि उनके पास है। 2 करोड़ 75 लाख की संपत्ति उनकी अहलिया के पास है, उनकी अहलिया के पास है। उसके बाद फिर 36,250 स्क्वायर फीट का घर असदुद्दीन अवैसी के पास है, जिसमें से 17 करोड़ का इंटीरियर किया गया है, मोर देन 17 करोड़ का इंटीरियर किया गया है। तो शीश महल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, शीश महल असदुद्दीन अवैसी के पास भी है। और ये जो अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है हमको जहर दे दिया जाएगा, तो भाई तुम इकरार कर लो ना कि क्यों तुम्हारे ही स्पीच में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, क्यों तुम्हारे ही स्पीच में औरंगजेब जिंदाबाद का नारा लगता है, क्यों तुम्हारे ही स्पीच में बाबर जिंदाबाद का नारा लगता है, क्यों तुम्हारे ही लोग अकबर जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? ये तो तुमको बताना पड़ेगा। साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि जो चेयर लेकर के तुम 1984 से लेकर के 2023 तक तुम बैठे थे, तो चार मीनार पे जो भेड़ बकरियों की तरह मुसलमान बेटियों का खरीद फरोख्त हो रहा था, उसमें कितना कटमनी जोड़ा अवैसी परिवार का था 1984 से लेकर के 2023 तक? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो करके और वहां का सांसद होने के नाते तुम्हें तो कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए थी कि हैदराबाद। नाजिया जी, अब तो असदुद्दीन ओवैसी जब गली गली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, तो जाकर दुकानों पर भड़काऊ बातें भी बोल रहे हैं, काट लो, ये इस तरह की बातें भी बोल रहे हैं। ये नौबत आ गई है मतलब उनको माधवी लता को देखकर। देखिए, माधवी लता को देख करके वो इतना परेशान हो चुके हैं, उनको अपना चेयर हिलता हुआ नजर आ चुका है, उनको अपनी गद्दी जाती हुई नजर आ चुकी है, उनको मन कर रहा है कि वो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाए। आप सोचिए कि जो असदुद्दीन अवैसी औरतों का सलवार झांकता है, छोटी छोटी बच्चियों का सलवार झांकता है, ताकि वो पार्लियामेंट में जाकर ये बोल सके कि अमित शाह जी, मोदी जी, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। वो सलवार वाली को अभी उसको लेकर के डोर टू डोर कंपेनिंग करनी पड़ रही है। अब आप इसी चीज से सोच लीजिए कि अगर आप किसी चीज से बहुत घिन करती हैं और उसको आपको साथ में लेकर चलना पड़े, तो कितना डर है, कितनी परेशानी है और कितना चेहरे पर माथे पर शिकन है। आपने असदुद्दीन अवैसी को पिछले 15 दिन से बिहार जाते हुए देखा, उत्तर प्रदेश जाते हुए देखा, आपने दिल्ली आते हुए देखा, आपने मध्य प्रदेश जाते हुए देखा, आपने बंगाल आते हुए देखा? नहीं देखा होगा। पर 2019 में आप देखिए, आपने देखा होगा 2019 में वो जगह जगह जाकर के अपने जितने भी कैंडिडेट थे उसका वो प्रचार और इस भाषणबाजी कर रहा था। पर अभी वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सामने जो खड़ी है वो माधवी लता है। वो तो शेरनी की तरह वहां पर दहाड़ रही है और इसी से शायद डरे भागे फिर रहे हैं ओवैसी बंधु। लेकिन आप महिलाओं की बात कर रही हैं, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हैं, अब उनको भी साथ में लेकर घूमना पड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी को। लेकिन यही ओवैसी जब संसद में महिला आरक्षण का बिल आता है तो उसका बहिष्कार करते हैं, तब वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं की तो एक और दिक्कत है ना, एक केस आप भी लड़ रही हैं कि बंगाल में एक लड़की है जिसने ये गुहार लगाई कोर्ट से कि मुझे कम से कम 12वीं करनी दी जाए, उसके बाद मेरा निकाह हो। तो ये भी तो मुस्लिम महिलाओं की कितनी बुरी दुर्दशा कहा जा सकता है, जिसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मुस्लिम महिलाओं को फ्रंट पर लाया जाए, उनको उनके अधिकार दिलाए जाए। देखिए, आज भी बहुत सारे प्रवक्ता जो है वो समाजवादी पार्टी के और MIM के और कांग्रेस के सब बैठे थे। मैं बड़े नेशनल न्यूज पर थी डिबेट में, सुबह की 1 बजे की बात बता रही हूँ, और मैंने उनसे यही कहा एंकर जी से कि देखिए, पसमानदा मुसलमान और मुसलमान बेटियों के दर्द पीड़ा को अगर किसी ने समझा है तो भारत में पहली बार मोदी जी ने समझा है। 3 तलाक से लेकर के पॉलीगेमी हलाला से लेकर के निकाह मुत्ता मसियार से लेकर के यूसीसी को ला करके
मुसलमान बेटियों के को अश्लीलता के नंगे बाजार से हिफाजत करके, उनको सिक्योर करके बाहर निकालने का काम अगर बीड़ा किसी ने उठाया है तो वो मोदी जी है। तो 400 पार तो होना ही है, लेकिन 411 सीटें मुसलमान बेटियां शगुन के तौर पर मोदी जी को देना चाहती हैं। 400 तो वो अपने होमवर्क से लेकर आ रहे हैं, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने जनता के लिए किया है, जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो उन्होंने देश के हित में किया है, वो तो वो उनको मिलेगा। लेकिन 11 सीटें मुसलमान बेटियों की तरफ से शकुन के तौर पर मिलेगा मोदी जी को। और मेरी ये बात कहीं पर लिख करके रख लीजिए कि जो बेटियां चुप है, मुसलमान बेटियां, कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, हमें मार पीट ना दिया जाए, हमारे साथ अश्लीलता ना किया जाए, हम बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये उंगली उठाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। ये मुसलमान बेटियां तय कर चुकी हैं। आप सोचिए कि जिस बच्ची ने ये बात कही है, मैंने उसका चेहरा रिवील नहीं किया है, मैंने उसका नाम भी रिवील नहीं किया है, पर सर्वोच्च न्यायपालिका में वो तमाम बेटियों को मैं लेकर के जा रही हूँ। और कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले मैंने एजुकेशन मिनिस्टर पश्चिम बंगाल को मैंने लेटर दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, श्रीमती ममता बनर्जी को दिया है, और एक लेटर नहीं दिया है, तकरीबन 10 से ऊपर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है और रिमाइंडर दिया है कि इस पर आप गौर करें, इस पर आप सोचे, इसको आप समझे। आप हमेशा मुसलमान पुरुषों के हित में बात करती हैं। जो मुसलमान मर्द बलात्कार करता है, आप उसको अपने आंचल का ठंडक देती हैं, लेकिन जो मुसलमान बेटियां पीड़िता हैं, जो अत्याचारित हो रही हैं, आप उनके पक्ष में भी बोलिए, क्योंकि आप महिला मुख्यमंत्री हैं। नहीं दिया उन्होंने जवाब। अल्टीमेटली मुझे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना पड़ा और मुझे अपने प्रेयर में चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट को लिखना पड़ा कि एटलीस्ट क्लास 12 करने दीजिए, ताकि लड़कियां अपने लिए आवाज ऊंची कर सके कि अचानक से उनका निकाह पॉलीगेमी ना हो जाए, उनका हलाला ना हो जाए, उनका मस्यार ना हो जाए, उनका मुत्ता ना हो जाए, उनका तलाक ना हो जाए। और अगर होता है तो क्लास 12 पढ़ी रहेंगी तो आगे पढ़ने के लिए दरवाजा खुला रहेगा, उनको समझ बूझ आ जाएगी, अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए चिल्ला पाएंगी, 10 जगह जा पाएंगी, बातों को रख पाएंगी। पर क्योंकि चीफ जस्टिस के हाथ बंधे हुए थे, जाहिर सी बात है हाथ बंधे हुए थे। स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल ने एक बार पलक भी नहीं झपकाई, ना हाई कोर्ट के पिटीशन पर और ना मेरे रिप्रेजेंटेशन पर और ना मेरे रिमाइंडर पर। अब आप समझ लीजिए कि जब ईद की नमाज पर श्रीमती ममता बनर्जी यूसीसी की विरोधिता करती हुई नजर आ रही थी और मुसलमान मर्दों को ये बताती भी नजर आ रही थी कि हम यूसीसी नहीं करने देंगे, तुम लोग शादी नहीं कर पाओगे, तो ये बात तो ममता बनर्जी साहिबा को भी पता है कि शादी तो तुम कर ही सकते हो, लेकिन 4 शादी नहीं कर पाओगे। कितनी चिंता है हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को कि मुसलमान लौंडे लफंदर 4-4 बीवी, 4-4 सेक्स टॉय अपने बिस्तर पर रखे, और कितनी नफरत और कितनी घृणा है मुसलमान बेटियों से श्रीमती ममता बनर्जी को, जो उन्होंने यूसीसी की विरोधिता की। यूसीसी की विरोधिता करने का मतलब ही होता है कि मुसलमान बेटियों की विरोधिता करना। अब हमारे मुसलमान कम्युनिटी में जो बेटियां बांझ हैं, वो तो बच्चा गोद नहीं ले सकती हैं, उनको तो दूसरी बीवी, तीसरी बीवी या फिर तलाकशुदा बनना पड़ेगा। अब बात आती है कि कई मुसलमान इमाम, मुल्ला, मौलवी और असदुद्दीन अवैसी, ये सारे लोग कहते हैं कि आप मर्दों के बारे में नहीं सोच रहे यूसीसी के लिए, आप औरतों के बारे में सोच रहे हैं। तो जिस बेटी का तलाक होता है, जो बेटी हलाला की शिकार होती है, जो बेटी निकाह मुत्ता या मसियार की शिकार होती है, क्या उसके बाप के आंख से आंसू नहीं गिरता होगा? क्या उसके भाई के आंख से आंसू नहीं गिरता होगा? क्या उसके घर के चाचा, मामू, नाना, खालू के आंख से आंसू नहीं गिरता होगा? बिल्कुल गिरता होगा। तो कब किसने कह दिया कि नाजिया इलाही खान या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ मुसलमान महिलाओं के बारे में सोच रहे? नहीं, वो तो आंसू भरे हुए आंखों में लिए उस मुसलमान बाप के बारे में भी सोच रहे हैं, उस मुसलमान भाई के बारे में भी सोच रहे हैं, उस मुसलमान माँ के बारे में भी सोच रहे हैं, दादा, नाना, लकड़दादा, फकड़दादा सबके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी बेटी, नतनी, पोती जो है वो तलाकशुदा होकर के घर में आ रही है और आंखों में आंसू लिए हुए वो ये सोच रहे हैं कि भाई इस्लाम से हम कब बाहर आएंगे, कि हम यूसीसी आएगा तो हम कह सकते हैं कि इसको नहीं माना जाएगा। मेरा देश संवैधानिक देश है, मेरा देश शरिया का देश नहीं है, मेरा देश पाकिस्तान नहीं है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी यूसीसी की विरोधिता नहीं कर रही थी, डायरेक्ट वो मुसलमान बेटियों की विरोधिता कर रही थी। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी अजीज, मैं इस मामले की मेरी ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है, मैं 23 को फिर आ रही हूँ,
और इस बार मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में इसको डालूंगी और चीफ जस्टिस ऑफ भारत से एलानिया कहूंगी कि आपके डेस्क पर संविधान रखा है या शरिया रखा है, पहले मुझे ये बताइए आप। अगर संविधान रखा है तो इक्वल राइट हमारा भी होना चाहिए, और कुरान का पहला वर्ड इकरा है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो हमें 12 क्लास पढ़ने की भी अनुमति संवैधानिक तरीके से नहीं मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती है? हम किसी सरकार का इंतजार करेंगे अपने संवैधानिक अधिकार के लिए? ये नहीं हो सकता है। तो मेरा प्रेयर एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ नाजिया जी, लेकिन एक राइट टू एजुकेशन तो हर बच्चे का इस देश में, पढ़ाई का अधिकार तो सारे बच्चों को मिला हुआ है। तो सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं वही इससे अलग है, उनको ये अधिकार नहीं मिल पाता है क्योंकि उनको शरिया के तहत बाकी चीजों में बांधा जाता है, इसलिए मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। आप ये भी कहना चाह रही हैं? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट मानता कौन है? क्या अवैसी मानता है, विदेश का पढ़ा हुआ बैरिस्टर? क्या कांग्रेस की सरकार ने माना था राइट टू एजुकेशन एक्ट? क्या कांग्रेस की सरकार को नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कभी यह एहसास हुआ कि मुसलमान बेटियां पढ़ना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां कुछ बनना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां इस नंगे अश्लीलता के बाजार से निकल करके अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं? क्या कांग्रेस की सरकार को ऐसा एहसास हुआ था? राइट टू एजुकेशन एक्ट बोल दीजिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल दीजिए या लीगल राइट बोल दीजिए, वो मुसलमान बेटियों के लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए है। हमारे लिए तो आज भी छाती पीटता रहता है अवैसी और मदनी शरिया को बनवाने के लिए। हमारे लिए तो आज भी वही शरिया जिन्ना का बनाया हुआ चल रहा है। हमारे जो इस्लामिक देश में चल रहा है, पाकिस्तान में, सीरिया में, अफगान में, वही हमारे यहाँ भारत में चल रहा है। कैसे हम कह दें कि ये संवैधानिक देश है? कोर्ट कह देता है भाई कि हम कुछ नहीं बोल सकते, सरकार को बोलना पड़ेगा। संविधान की किताब डेस्क पर रख करके चीफ जस्टिस बोलते हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते, सरकार को बोलना पड़ेगा। और हम तो संवैधानिक राइट मांग रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से तो हम बात कर रहे थे। अब आप मेरे आर्टिकल्स पढ़िए, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि मैंने बहुत अच्छे से अपने सबमिशन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी हमें धक्का मार दिया गया कि आप सरकार से बात कीजिए। और सरकार, ममता बनर्जी इस मूड में ही नहीं है कि वो मुसलमान बेटियों के दर्द को सुनेंगी या समझेंगी। उनको तो वोट बैंक की चिंता है ना नाजिया जी। शाहबानो वाला केस भी तो 1984 में क्यों पलट दिया गया था संसद में? क्योंकि तभी कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता थी। आज तो ममता बनर्जी को दोगुनी चिंता है। उनको तो ये लग रहा है कहीं उनका वोट कांग्रेस को ना चला जाए, लेफ्ट को ना चला जाए, इसीलिए तो इस तरह की भड़काऊ बातें वो कर रही थी। रामनवमी को लेकर भी दंगा फसाद भी करवाया उन्होंने। ये सब कुछ तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ना, इसमें पिस बेचारी मुस्लिम बच्चियां रही। लेकिन मुझे तो कई बार, मैं तो आपको देखकर, मुझे लगता है आपको देखकर कितनी सारी मुस्लिम बच्चियों को इंस्पिरेशन मिलता होगा। नहीं, काफी मुसलमान बेटियों ने मुझे फोन किया है, काफी मुसलमान परिवार ने मुझे फोन किया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन मैं टीपू सुल्तान मस्जिद, शाही मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने के लिए गई थी, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए रमजान के मौके पर मैं गई थी, तो मुझे सऊदी अरबिया से फोन आया था। मुझे सऊदी अरबिया से मेल आया है कांग्रेचुलेशन के लिए। उन लोगों ने मुझे मतलब बहुत ऑनर किया है कि जिस तरह से हम हज और तवाफ उम्रा एक साथ करते हैं, आपने उसकी पहल की है, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि भारत में कोई बोलने को तो मुसलमान लड़की खड़ी तो हुई है। उसी तरीके से पिछले 2 दिन से फूल के गुलदस्ते, कार्ड और फोन कॉल मेरे पास आ रहे हैं कि नाजिया जी, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमारी आवाज बन करके हमारी बात को पहुंचाया है। मुसलमान बेटियां अंदर अंदर, भीतर भीतर बहुत खुश हो रही हैं, और वही चीज है जो मुझे रुकने नहीं दे रहा है और मुझे सर्वोच्च न्यायपालिका जाने की हिम्मत दे रहा है। वही एक चीज है कि मैं कुछ कर सकती हूँ इन मुसलमान बेटियों के लिए, भले ही मुझे मार दिया जाए, भले ही मुझे बोटियां कर दी जाए और यो गुस्ताखे रसूल की सजा कर दी जाए, लेकिन मैं अपने अधिकार को मानूंगी। अब आती है बात कि आपने ममता बनर्जी की बात कही है। ममता बनर्जी को के लिए मैंने बार बार कहा है कि उनको मुसलमान पुरुषों से बहुत लगाव है। मुसलमान बेटियों से उन्होंने 13 साल में एक लम्हा भी मुसलमान बेटियों के पक्ष में उन्होंने बात नहीं किया है। वो तो ऐसी हैं कि मुसलमान लड़की को अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई इलेक्शन का टिकट देना है तो उन्होंने अपरूपा पोद्दार को रातों रात आफरीन अली बनाया है ताकि मुसलमान बेटी को टिकट ना देना पड़े। उन्होंने नुसरत रूही जहां जैन को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो मुसलमान थी ही नहीं, वो प्रॉपर मुसलमान थी ही नहीं। नाजिया इलाही खान श्रीमती ममता बनर्जी के साथ एक नहीं 10 मीटिंग एक स्टेज पर
शेयर कर चुकी है, उनके साथ उनके बगल में बैठ चुकी है। श्रीमती ममता बनर्जी नाजिया इलाही खान के मुंह को चूम चुकी है, और वो फोटोग्राफ्स मेरे पास है, मेरे माथे को चूम चुकी है। ये कब की बात है? ये 2014 की बात है, 2012 की बात है, 2013 की बात है कि वो मुझे चुम्मा ले रही हैं, वो मेरे मुंह को चूम रही हैं, वो मेरे पेशानी को चूम रही हैं मेरी स्पीच को सुनने के बाद। और फिर अचानक से उनको एहसास हुआ कि ये तो प्रॉपर मुस्लिम है, ये तो प्रॉपर मुस्लिम है, ये तो भाई चलने नहीं देगी। ये तो कोई मुसलमान बलात्कार करेगा लड़का तो ये कहेगी कि इसका औजार काटो इस्लाम के हिसाब से। कोई मुसलमान लड़कियों को ईफ टीज करेगा तो कहेगी कि जुबान काटो। कोई मुसलमान बेटियों को या किसी और धर्म की बेटियों को गंदी नजर से देखेगा तो नाजिया कहेगी कि इसकी आंख निकालो इस्लाम के हिसाब से। तो फिर एक हवा बनाया गया कि नहीं, नाजिया जो है ना वो कुछ ज्यादा ही कट्टर मुसलमान है, इसको साइड कर दो। और फिर मुझे साइड कर दिया गया। अदरवाइज जी, अदरवाइज वो तो मेरा कभी मुंह चूमती थी, कभी पेशानी चूमती थी, एंड आई हैव फोटोग्राफ्स, मेरे पास फोटोग्राफ्स है। पर नाजिया जी इस वक्त उनको ये लगता होगा ना कि आप उनके इशारों पर नाचेंगी, जैसा वो कहेंगी वैसे करेंगी, लेकिन उनको तो लगा कि ये तो कट्टर मुसलमान है, तो ये सब भी बोलेंगे जो शरिया के हिसाब से अगर चलना है भाई तो पूरा का पूरा चलो ना शरिया के हिसाब से, फिर तो सजा भी शरिया के हिसाब से दो। हाँ, उनको स्टार्टिंग में यही लगा था कि वो मुझे कन्विंस कर लेंगी और उनके जितने भी जाली मुसलमान नेता मंत्री हैं वो भी मुझे कन्विंस कर लेंगे और उनके हिसाब से मैं चिटिंगबाज मुसलमान हो जाऊंगी, जैसे फरहाद हकीम जैसा है, जैसे नुसरत रूही जहान जैन है, जैसे अपूरूपा पोद्दार आफरीन अली बनी रातों रात। पर जब उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो आयते सूरतें वर्सेस ऐसे पढ़ती है और ऐसे तर्जुमा करती है कि भाई ये तो कहेगी कि या तो संविधान मान लो या तो फिर शरिया मान लो, इस्लाम मान लो, दो में से कोई एक चीज पे तय कर लो, डिसाइड कर लो कि मानना क्या है। तो फिर मुझे साइड कर दिया गया और मैं साइड हो भी गई, मैं शांति से साइड हुई, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरे जैसे कट्टर मुसलमान को ममता बनर्जी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और ऐसे कट्टर मुसलमान को जो इस हद तक सच बोल जाती है कि मुस्लिम जमात के लोग ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और फिर वो लोग मुझे ही कहते हैं कि अरे ये तो मुसलमान ही नहीं है ये तो सनातनी हो गई है लेकिन मैं बहुत घमंड से और फक्र से बोलती हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि अभी आप जिस चेयर पर बैठी हैं पीछे आपने भगवा कपड़ा भी रखा हुआ है बिल्कुल लेकिन अभी जो आप मुस्लिम बच्चियों के लिए कर रही हैं ना, जो मामला अब आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रही हैं, वो वाकई अपने आप में एक बहुत ही मतलब जिसे मैं कहूँगी क्रांतिकारी कदम होगा उन मुस्लिम बच्चियों के लिए जो पढ़ना चाहती हैं और आप जैसी बनना चाहती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर आपको कामयाबी मिले जो आपको कोलकाता हाई कोर्ट में नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो उम्मीद से आपकी तरफ देख रही हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से माधवी जी काम कर रही है ना, मुस्लिम मोहल्लों में घुस कर, मुस्लिम परिवारों में घुस कर जिस तरह का समाज का काम वो करती रही है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर हैं, तो वो भी एक नई नजीर लेकर आ रही हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हैदराबाद में उन गलियों में कोई ऐसा उम्मीदवार जाना ही नहीं चाहता था जो ओवैसी के खिलाफ खड़ा होता था, क्योंकि लोग आने नहीं देते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन माधवी जी तो पिछले 20 साल से काम कर रही हैं, घर घर को जानती हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं तो चाहती हूँ कि वो भी वहां से जीते और ओवैसी जी को एक सबक सिखाएं, और आप भी जो आपने अब एक नई पहल करने की कोशिश करें उसमें आपको कामयाबी मिले। आपने मेरे लिए वक्त निकाला चर्चा करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।